तो आज हम कुछ अकादमिक नोट्स के पन्ने पलटने वाले हैं, ये देखने के लिए कि हिंदी साहित्य की जड़ें आखिर हैं कहाँ, मतलब इसकी शुरुआत हुई कैसे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर की शुरुआत ही कुछ बड़े सवालों से होती है। आखिर साहित्य की आत्मा क्या है ना? और इसकी पहली धड़कनें वो कहाँ सुनाई दी थी? इन सवालों के जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में ही मिलते हैं। और ये पन्ने हमें सीधे ले जाते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल में। तो चलिए आज हम एक सफर पर चलते हैं 9वीं से 14वीं शताब्दी के उस दौर में जहां हमारी इस महान साहित्यिक परंपरा की नींव रखी जा रही थी। सोचिए ये वो दौर था जब साहित्य आप कह सकते हैं धीरे धीरे अपना आकार ले रहा था। 9वीं सदी में पहला पहला गद्य सामने आया और 10वीं सदी में तो कमाल ही हो गया, साहित्य पत्थर पर लिखा जाने लगा। फिर 12वीं सदी आते आते काव्य परंपराएं और भी मजबूत हो गई और 14वीं सदी तक तो दरबारी संस्कृति भी लेखन का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन देखिए, किसी भी दौर को सिर्फ तारीखों से समझना तो अधूरा है ना? असली कहानी तो उन रचनाओं में छिपी है जो उस दौर में लिखी गईं। तो चलिए कुछ ऐसी ही शुरुआती साहित्य कलाकृतियों और उनकी अनोखी कहानियों को जरा करीब से देखते हैं। और इन नोट्स में जो सबसे पहली दिलचस्प चीज मिलती है वो है राउल वेल। ये देखिए, ये वही नोट है जहां इसका जिक्र है। यहीं से हमारी सारी जानकारी आ रही है। अब राउल वेल की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसे 10वीं सदी में रोडा कवि ने लिखा था और ये कोई कागज पर लिखी किताब नहीं थी। नहीं, ये एक शिलालंकित कृति थी, मतलब इसे पत्थर पर उकेरा गया था। और इसमें था क्या? नायिका राउल की सुंदरता का वर्णन। जरा सोचिए, पत्थर पर लिखी गई एक पूरी कविता। कमाल है ना? तो एक तरफ तो पत्थर पर कविता लिखी जा रही थी, लेकिन उसी समय गद्य की नींव भी रखी जा रही थी। और इन नोट्स में जो अगला नाम आता है वो है दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण का। ये ग्रंथ लिखा गया था 9वीं सदी में और इसे पहला गद्य ग्रंथ माना जाता है। पर सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये असल में एक ग्रामर की किताब थी, एक व्याकरण ग्रंथ। मतलब जिस साहित्य को हम आज जानते हैं उसकी एक जड़ एक ग्रामर की किताब में है ना? हैरान करने वाली बात। अच्छा, आदिकाल के एक और जरूरी ग्रंथ का जिक्र इन नोट्स में मिलता है और वो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। ये 14वीं सदी की रचना है और ये मैथिली हिंदी का सबसे पुराना गद्य ग्रंथ है। और इसमें हमें उस समय के दरबारी जीवन, उनकी संस्कृति, इन सब की एक बहुत ही डिटेल्ड तस्वीर मिलती है। तो देखिए, यहाँ तक आते आते साहित्य सिर्फ कविता या ग्रामर तक ही सीमित नहीं था, वो समाज का आईना भी बन रहा था। तो हमने ग्रंथों की बात तो कर ली, पर अब जरा भाषा की बात करते हैं। आखिर साहित्य तो भाषा में ही सांस लेता है ना? और उस दौर में हिंदी के जन्म को लेकर बहुत गहरी बहसें चल रही थीं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी शब्द सामने आता है, अवहट। अब ये क्या है? देखिए, उस समय के विद्वानों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया हिंदी के सबसे शुरुआती रूप को बताने के लिए। ये समझिए कि अपभ्रंश और आज की हिंदी के बीच की एक कड़ी थी। अपभ्रंश का ही एक डेवलप्ड फॉर्म जो धीरे धीरे हमारी आज की भाषाओं की तरफ बढ़ रहा था। और ये बहस कोई छोटी मोटी नहीं थी, बहुत गहरी थी। इसका अंदाजा इन नोट्स को देखकर ही लग जाता है। ये देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि अपभ्रंश और हिंदी के रिश्ते पर विद्वानों के विचार कितने अलग अलग थे। तो बहस का मुद्दा क्या था? एक तरफ कुछ विद्वान थे जो मानते थे कि अपभ्रंश और हिंदी भाई एक ही भाषा हैं, लेकिन दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े विद्वान थे जिनका कहना था नहीं, अपभ्रंश हिंदी से बिल्कुल अलग एक स्वतंत्र भाषा है। और यही बहस हमें बताती है कि किसी भी भाषा की पहचान भी देखिए समय के साथ ही बनती है। तो हमने ग्रंथ देख लिए, भाषा की बहस भी समझ ली, लेकिन अब इस सफर के सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। वो सवाल जो इन सब की जड़ में है कि आखिर साहित्य है क्या? और कमाल की बात यह है कि इन शुरुआती रचनाओं के बारे में बताने के बाद ये नोट्स भी हमें ठीक इसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि भाई असल में साहित्य क्या है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इन नोट्स में हिंदी के कुछ सबसे बड़े विचारकों की परिभाषाएं दी गई हैं। ये देखिए, ये सारी परिभाषाएं सीधे इन्हीं दस्तावेजों से ली गई हैं और इससे पता चलता है कि इस एक सवाल पर कितनी गहराई से सोचा विचारा गया है। जैसे डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, साहित्य आत्मा अभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है
मतलब ये एक बहुत ही पर्सनल, एक व्यक्तिगत अनुभव है, हमारी आत्मा की आवाज है। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। मतलब उनके लिए साहित्य ज्ञान का एक भंडार है, एक खजाना है, जिसमें पीढ़ियों की समझ इकट्ठी है। अब बाल कृष्ण भट्ट इस आइडिया को और आगे ले जाते हैं। वो इसे व्यक्तिगत से सामाजिक बना देते हैं। वो कहते हैं साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। मतलब ये सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे समाज की भावनाओं का, उसके दिल का विकास है। और फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके लिए तो साहित्य की भूमिका और भी बड़ी हो जाती है। वो कहते हैं साहित्य मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम है। मतलब साहित्य सिर्फ समाज को दिखाता नहीं, बल्कि उसे और सुंदर और बेहतर बनाने की एक कोशिश है। और आखिर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये दमदार विचार, जो शायद इन सारी बातों को एक साथ ले आता है। वो कहते हैं किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। सीधा मतलब ये है कि जैसा समाज सोचता है, जैसा महसूस करता है, ठीक वैसा ही उसके साहित्य में दिखाई देता है। तो अगर आचार्य शुक्ल की ये बात सही है कि साहित्य समाज की सोच का आईना है, तो एक सवाल तो बनता है ना कि हमारा आज का साहित्य वो हमारे बारे में क्या बता रहा है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।